हिंद आप सभी का स्वागत है आज की सीटेट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मैथ पेडागोजी की क्लास। जी हाँ दोस्तों, मैथ पेडागोजी में हम आपको 15 नंबर की तैयारी कराएंगे और 15 नंबर दिलाकर ही रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले निवेदन इतना करेंगे कि आप क्लास पूरी जरूर देखिएगा। परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न भी हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिए। 2019 का पेपर लेकर आए हैं आपके लिए आज के दिन। तो देख लीजिए कितने नंबर आप सही करते हैं, क्योंकि आप गणित पेडागोजी को हल करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर समझना पड़ेगा। इससे अच्छा और कोई उपाय आपके पास नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप हल कर लेंगे तब आप समझ जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। बी ऑप्शन है हमारा, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। और सी ऑप्शन है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और डी ऑप्शन है हमारा, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए किस प्रकार के आपको उत्तर को काटना है, या भी हम इस प्रश्न में हम आपको ट्रिक बताने चल रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन देखते हैं, एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या यह सही हो सकता है? बताइए क्या यह सही हो सकता है। चलिए तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि यह हमारा सही है। आपको पता होना चाहिए, जो भाज्य जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक ऐसे ऐसे अंकों को आप देख लीजिए। ठीक चलिए, और ये हमारा सही था इसलिए हमारा यह कट जाएगा। और बात करें सी ऑप्शन में, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो यह भी कथन हमारा सही है, इसलिए हमारा यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव शब्दों को चुनना है। और बात किया जा रहा है बी ऑप्शन में कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, तो क्या यह भी सही? बिल्कुल यह भी सही है। हमारा अभाज्य संख्याएं अनेक होती हैं, और यह हमारा मतलब बी और सी और डी ऑप्शन सही था, इसलिए हमने काट दिया। अब जो बचा ए ऑप्शन, वही हमारा सही हो जाएगा। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो यह भी कदाप नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये प्रश्न जो था प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, दिसंबर 2019 का प्रश्न था। आप प्रश्न में कुछ गलती पा रहे हो तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर ही गलत आप साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर सेम टू सेम इस प्रश्न को पूछा गया था और सीटेट के द्वारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही किया गया था। तो इस प्रकार से मैं भी इस प्रश्न का जो उत्तर बताया उससे पहला ऑप्शन बताया। एनसीईआरटी के आयोग के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ए माना गया था, यही गलत था। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा जाता है, 44 लिखने के लिए कहा जाता है, तो कुछ छात्र 404 लिखा। कुछ छात्रों ने 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ठीक है, आपको यह देखना होगा क्या बालक लिख रहा है, क्या कहा गया था, यह देखिए, उसके बाद आपको उत्तर देना होगा। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। जी नहीं दोस्तों, हमें उत्तर नहीं सही लिखकर बालक को दिखाना है, उन्हें हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। बी ऑप्शन में चलते हैं, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, यह हो सकता है। और सी ऑप्शन में कहा गया उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। और डी ऑप्शन, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो हम कहेंगे तो बालक कहाँ से उत्तर प्राप्त करेगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन में बात कहा गया है कि उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा, तो यह समूह में हम बांटेंगे नहीं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पर उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम सिखाएंगे, तो बिल्कुल हम जो उनके परिवेश से जुड़े वातावरणों में कुछ ऐसे चीज़ों को लेंगे और उनमें उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे बालक आसानी से सीख सकता है कि 44 और 404 में अंतर क्या होता है। बालक को यह हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मूर्त दिखाकर कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजाना मैथ्स पेडागोजी की क्लासेज के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर टीचिंग एग्जाम से जुड़े तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल बनाया गया है आपके लिए। तो चलिए सीटेट हो
एमपी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, सभी की टेटो परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर निःशुल्क कराई जाती है। आपको सीटेट की तैयारी इस समय फ्री में कराई जा रही है। सीटेट में चाहे सीडीपी हो गए, ईवीएस हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गए, सभी की क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। अब बचा था यह मैथ पेडागोजी, अब हम वह भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे। अब संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न बचे हुए हैं, आने वाले कुछ समय में हम आपको संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न भी करा देंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। रोजाना दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। कहा गया है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होगा? ए ऑप्शन त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना, बी ऑप्शन आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, सी ऑप्शन सरल विषय को सरल और रुचिकर बनाना, और डी ऑप्शन है हमारा संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। इसमें भी आपको बताना होगा, पहला में कहा गया है कि 1 और 3 सही है, दूसरे में कहा गया है 1 और 4 सही है, और तीसरे में कहा गया है 1 और 2 सही है, और चौथे में कहा गया है 2 और 4 सही है। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए यहाँ पर बात करें, अगर गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन जो होगा वह होगा त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और हमारा होगा विषय को सरल और रुचिकर बनाना। ठीक है, चलिए तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। हमारा एक ही सिद्धांत है, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस से रोजाना कराई जाए। अगर आप भी चाहते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना तो जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 का पेपर है आपके लिए। अगर आपको यह समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है। आप प्रीवियस ईयर को पढ़िए, क्योंकि सीटेट में अगर आपको पास होना है तो 2011 से सीटेट जब से लागू हुआ तब से 2024 तक के प्रश्नों को समझ लीजिए। समझ कर पढ़ेंगे तब आपको आसानी से पेपर में लाभ हो जाएगा। अगर आप समझेंगे नहीं, सिर्फ उत्तर रटे होंगे, तो उत्तर रटने से सीटेट कुछ नहीं होने वाला, समझते चलिए। ठीक है, निवेदन इतना करेंगे, अब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखें तो जुड़ जाइए हमारे साथ, हम आपको प्रीवियस ईयर भी कराने वाले हैं। अगर आपके पास कोई किताब हो तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार पढ़कर ही सीटेट पेपर देने जाना चाहिए, क्योंकि एक बार में नहीं समझ सकते आप। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों का स्तर और किस प्रकार के ट्रिक उसमें यूज हो रहे हैं वो सब आप समझ सकते हैं। तो निवेदन इतना ही करते हैं कि रोजाना पढ़ते रहिए। आप जितना भी समय निकाल पाए पढ़ने के लिए निकालिए, क्योंकि परीक्षा आपका डेट आपका एकदम सेट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के प्रश्नों को आगे देखते हैं। एनसीएफ 2000 का यह प्रश्न होगा, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। चलिए कहा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। हम आपको बार बार कहते हैं कि भाग है नहीं है, इन सभी प्रश्नों को वहाँ पर पहले टिक कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में आपको उत्तर देने में आसानी होगी। इसमें से 3 भाग होगा पाठ्यक्रम का, 1 भाग नहीं होगा पाठ्यक्रम का, वही हमें उत्तर लगाना होगा। चलिए ए ऑप्शन में बात की गई कि चौपड़, बी ऑप्शन में सममिति, और सी ऑप्शन में प्रतिरूप, और डी ऑप्शन में अनुपात। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा उत्तर इसमें सही होने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पूछा गया आप उत्तर बताइए। प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो आपको पता होगा कि प्राथमिक स्तर पर हमारा जो है अनुपात नहीं होता। अनुपात, समानुपात, ये सब प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझना है। मैथ पेडागोजी कई लोगों को टफ लगती है, इसलिए कई लोगों ने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि आप मैथ पेडागोजी
की क्लासेज लाइए, इसलिए मैं आपको मैथ्स पेडागोजी की क्लासेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे प्रीवियस ईयर हो गए, चाहे नए प्रश्न हो गए, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हो गए, सभी की क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो बने रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। इस बार अगर आपका सीटेट नहीं पास हुआ तो समझ जाइए आपकी कुछ कमी थी, इसलिए आप पास नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। ए ऑप्शन में बात करें तो क्या कहा गया है, ए ऑप्शन में बात कहा गया है लिंग होगा, बी ऑप्शन होगा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और सी ऑप्शन में गणित का स्वरूप, और डी ऑप्शन में व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। चलिए बताइए, गणित में उपलब्धि कम होने का कारण जो होगा, क्या लिंग होगा, तो लिंग बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यह भी नहीं होगा। और गणित का स्वरूप क्या यह हो सकता है, जी नहीं दोस्तों, यह भी नहीं होने वाला। हमारा जो होगा व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता के कारण गणित में उपलब्धि कम हो सकती है आपका। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर करें बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी उतनी ही उसकी उपलब्धि कम ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बताइए, कमेंट करिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। आप पढ़िए, इस बार आपको पास होना ही है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, चले गणित पेडागोजी में आपको पता होगा कि 15 नंबर पूछा जाता है, 15 प्रश्न और 15 नंबर का पूछा जाता है। हमारा एक ही सिद्धांत है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हों जो आप पूर्णांक मारने की कोशिश करिए। जैसे सीडीपी में 30 में 30 ला दीजिए। सीडीपी में 30 में 30 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 30 में 30 मैं खुद पाया था। ठीक है, आप भी पा सकते हैं, इसलिए मैं सीडीपी की क्लासेस अधिक कराता हूँ, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप समझ गए, सीडीपी सिर्फ समझ लेंगे तो सीटेट 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट पेडागोजी के लगभग 80 से 90 प्रश्न पूछता है पेपर में, और सीडीपी पूरा पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों को हम कराते हैं। ठीक है, आप नहीं यकीन करते, मैं खुद 30 में 30 पाया था, आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करिए एक बार। ठीक है, चलिए, और हिंदी में 15 पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, 15 के 15 सही कर सकते हैं आप, क्योंकि पैसेज में उत्तर ढूंढना आपके लिए समस्या हो सकता है, लेकिन पेडागोजी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 15 में 15 सही कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप तैयारी करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाले पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। आपसे कहा जा रहा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाले पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, ए ऑप्शन में बात किया गया है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। बी ऑप्शन में बात किया गया है कि गणित संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, और सी ऑप्शन में कहा गया है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें, और डी ऑप्शन होगा क्रियाकलापों की को माफी चाहते हैं क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। चलिए कमेंट करिए। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, तो चलिए उत्तर बताइए। हमने आपसे पहले भी कहा है कि पेडागोजी के एक शब्द को याद करिए जहाँ पर भी बालक को अवसर प्रदान किया जा रहा हो कुछ करने के लिए, क्योंकि बालक करके ही सीखता है। जहाँ पर बालक को अवसर प्रदान किया जा रहा हो कि बालक कुछ करके सीखे, वह हमारा ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस प्रश्न में अगर उत्तर की बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव उत्तर हमें निकालना है, तो हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की रचना करें। खुद जब बालक करेगा संकल्पना की रचना तो यह हमारा पॉजिटिव शब्द होगा, और बालक को करके सीखने का अवसर मिल रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न
पर चलते हैं, उससे पहले एक निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको अब तक गणित पेडागोजी में दिक्कत हो रही थी तो अब आज के बाद आपकी गणित पेडागोजी से डर जो है वह ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर इससे पहले कोई नहीं दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हमारा प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। चलिए कहा गया है कि किसे संरचनात्मक गणित कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। ए ऑप्शन की बात करें तो गणित के अध्ययन में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। और बी ऑप्शन में बात करें तो अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। और सी ऑप्शन में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। और सी ऑप्शन में बात किया गया है गणित और दूसरे पाठ क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। थोड़े शब्द जो हैं कठिन होंगे, मुझे पता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यह अगर आप नहीं पढ़ेंगे, दिसंबर में आया हुआ पेपर आप नहीं देखेंगे तो सोचिए आप किस प्रकार से आपको पेपर में नंबर मिलेगा। आप खुद सोच लीजिए, समझ लीजिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बार बार आएंगे, आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके सामने प्रश्न रख देते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए डायरेक्ट उत्तर की बात करें तो हमारा उत्तर होने वाला है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यह उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत उत्तर ही चुनना था, तो इसलिए हमारा यह गलत आंसर था, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव शब्द यही है, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर है यह क्लास, इसलिए हम ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के प्रश्न थे 2019 के दिसंबर के, वह इस क्लास में आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है और कम समय में किया जा रहा है। तो बने रहिए, पूरी क्लास को जरूर देखिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन से गणित की सहमति गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से की जाती है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कथन की वह कौन सा कथन है जिसकी सहमति गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। बी ऑप्शन है हमारा गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। और बात करें सी ऑप्शन में, कहा गया है कि गणित पूर्णतया विषय फर्क है। और डी ऑप्शन में कहा गया है कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर प्रश्न में कहा गया था कि गणित की सहमति गणित के संरचनात्मक से की जा सकती है। चलिए संरचनात्मक मतलब जानते हैं, रचनावादी दृष्टिकोण। चलिए तो इसका उत्तर होगा हमारा कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, यही हमारा उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। कहा गया है कि क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन में बात करें तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बी ऑप्शन में बात करें मानचित्र पर शेरों का स्थान निर्धारण करना। और सी ऑप्शन की बात करें तो चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। और डी ऑप्शन की बात करें तो संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। कहा गया है कि कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो वह हो जाएगा बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। यह हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर आप
इस प्रकार की क्लासेस रोजाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस आपको निःशुल्क में प्रोवाइड की जा रही है। रोजाना दोपहर 1 बजे में कभी हम हिंदी करा देते हैं, हिंदी पेडागोजी के प्रश्न करा देते हैं, कभी सीडीपी करा देते हैं, कभी मैथ पेडागोजी करा दे रहे हैं, कभी ईवीएस की क्लास ला रहे हैं। तो अकेले हैं तो सभी क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपके पेपर में आने की उम्मीद होती है जिसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग आराम से पढ़िएगा, आपको उत्तर आना चाहिए। चलिए बात करें इस प्रश्न की। कहा गया है प्रश्न में कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ पर क्या सही नहीं है यह पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन है हमारा, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। बी ऑप्शन में बात किया गया है कि अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणाम पर प्रभावशाली असर होता है। सी ऑप्शन में बात करें, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। और डी ऑप्शन में बात करें, विद्यार्थियों में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप आराम से पढ़ेंगे तो आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए उत्तर बताइए। कहा गया है कि चौथे ऑप्शन में विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित की प्रतिभा पर होता है, प्रदर्शन पर होता है। बिल्कुल सही था, इसलिए हमारा कट जाएगा। चलिए इसमें डायरेक्ट उत्तर की बात करें। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, तो यह हमारा गलत था और यह गलत होने के कारण यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि क्या गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा जो होती है वो स्वाभाविक होती है, सभी बालकों में होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। सभी बालकों में एक समान प्रदर्शन करने की प्रतिभा नहीं होती। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हमें नेगेटिव शब्दों को चुनना था, तो ए ऑप्शन में नेगेटिव पूरा वर्ड ही पड़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करते रहते हैं हमें पता लगता रहता है कितने लोग हैं जो क्लास को लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। उसके बाद हम आपके जो दिक्कत होगी आपकी उस पर हम कुछ वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर की जा सके। क्योंकि आपके अंदर एक भी समस्या का निवारण ना हो, ऐसे मेरे चैनल पर कोई भी काम नहीं किया जाता। जो भी दिक्कत होगी आप बताइए, पढ़ने से संबंधित। ठीक है, तो चलिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा